नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये खास मुलाकात है श्री आदित्य पुरी से, जो एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पुरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहला सवाल एक सीधे इल्जाम के साथ शुरू करना चाहता हूं। इतना कम बेस रेट सारे बड़े बड़े जो दूसरे बैंक हैं उनके मुकाबले आपने कम कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं प्रेडेटरी प्राइस है, ग्राहक के लिए आपके लिए बेहतर है, और फिर भी आप भारी मुनाफा कमाते हैं। जाहिर है कि इतना कम करने के बाद भी आपकी लोन बुक और बढ़ गई होगी। पहले तो जो ग्राहक है वो तो खुश है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, हम प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं करना चाहते। हम वही प्राइसिंग करते हैं जो सेंसिबल होए, ग्राहक का भी फायदा होए और हमारा भी फायदा होए। असली बात यह है कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि जब आपका डिपॉजिट का कॉस्ट गिर जाए वो आप पास ऑन करिए, तभी वो जो कहते हैं कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी की। तो उन्होंने कहा है एवरेज कॉस्ट, अगर एवरेज कॉस्ट लेंगे तो जब तक आप मॉनेटरी ट्रांसमिशन करेंगे देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि बैंक शुड शिफ्ट टू मार्जिनल कॉस्ट। हमने कर दिया है। हम लोग बड़े मिस्टिफाइड हैं कि दूसरे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये कॉस्ट मार्जिन जो है उनका भी कम होगा। हाँ, फॉर्मूला तो सेम है ना सर? नहीं, फॉर्मूला अभी सेम नहीं है ना, वही चक्कर है कि सबका फॉर्मूला अगर स्टैंडर्ड कर दे आरबीआई तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाए। आरबीआई ने देखिए इंटेंट जाहिर किया है कि आप लोगों के पास गुंजाइश है, आप लोग अपनी रेट कम करिए, हमारे ही सिग्नल का बार बार इंतजार मत करिए, पास थ्रू करिए। जब आप कर सकते हैं तो दूसरे बैंक भी कर सकते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं संजय, मैं क्या कह रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है उसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन है। अगर वो डेफिनेशन में सब आ जाए, बट लोग जो कह भी रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट, हर एक बैंक अलग मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है। तो आई थिंक रिजर्व बैंक अब एक्सरसाइज कर रहा है फीडबैक लेके कि एक डेफिनेशन तो निकले एक बराबर की, एक स्टैंडर्ड माना जाए। एक स्टैंडर्ड। तो जो अगर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट से करेगा उसको भी रेट घटाना पड़ेगा। तो फिर ये फोर्स हो जाएंगे करने के लिए। बिल्कुल। और ये कब होता हुआ आप देखते हैं? अब ये तो वो जाने, रिजर्व बैंक जाने, पर अगर जल्दी में नहीं करेगा रिजर्व बैंक तो हम भी बोलेंगे कि हम भी एवरेज में वापस आ जाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर वो नहीं लागू करेंगे सब पर तो आपको फिर ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, पर हम फिर वही कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये अच्छा मॉरल प्रेशर है, यू मस्ट काइंड ऑफ पुट दिस प्रेशर ऑन देम। हमने उनको प्रेशर डालने के लिए नहीं किया, पर हम तो रिजर्व बैंक ने जो बोला है और जो लाजमी बात है वो कर रहे हैं। तो अब ये बताएं सर, आपका ग्रोथ सीन भी इससे बहुत इंप्रूव हुआ होगा, कैसी दिख रही है आपकी बुक? नहीं, अभी ग्रोथ सीन तो इसके बिना भी इंप्रूव था, क्योंकि वो जो हम बाद में बात करेंगे, हम लोग डिजिटल में चले गए जोर से। और जैसे हमने पिछली बारी बात की थी, सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में हमारी ऑलमोस्ट मोनोपोली है। ये दोनों मिला के तो हमारा ग्रोथ चल रहा था। अब आपने इस कान से नहीं पकड़ा तो इधर से पकड़ रहे हैं। ये मैंने ग्रोथ के लिए नहीं किया है, ये मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशन है। जब सब वही करेंगे तो नीचे आएगा। मैं बताता हूं कारण क्या है। आपके तो एनपीए का सरदर्द है नहीं, दूसरों के एनपीए का सरदर्द है। तो वो पुराने फॉर्मूले को लेकर के बैठे हुए हैं मार्जिनल कॉस्ट वाले पर, और वो कह रहे हैं कि हम क्यों करें, क्योंकि हमको कोई मजबूर तो कर नहीं सकता इसके लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सब मैं दूसरे का क्या बोलूं? नहीं, मजबूर नहीं, मजबूर तो कर सकता है रिजर्व बैंक। दूसरा विषय है इस वक्त, पता नहीं, थोड़ा आप समझाएं ये, कि हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हमारी पूरी किस्मत जो है वो फेड रेट कट पे, फेड रेट जो बढ़ाने वाले हैं उस पर टिकी हुई है कि येलेन मैडम क्या करेंगी। क्या ये हमारे लिए इतना क्रिटिकल है? बिल्कुल नहीं। ये बात पर इतना शोर मचा हुआ है इतनी देर से, और ये मैं अगला क्वेश्चन भी आपका अभी आंसर कर देता हूं। ये उन लोगों के लिए क्रिटिकल है जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन डामाडोल है, जिनका फिस्कल डेफिसिट पोजीशन डामाडोल है, जिनको इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जिनका लार्ज अमाउंट ऑफ, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स थे। तो एक तो ये है। दूसरा, ये कब से बात हो रहा है तो कुछ तो मार्केट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है। तीसरी बात संजय, जब वो रेट बढ़ा रहे हैं तो रेट दो तरीके से बढ़ता है। एक, जब कोई क्राइसिस आ जाए, शॉक, तब वो रेट बढ़ाना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है। अगर रेट बढ़ा रहे हो क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट बढ़ गई है। अब यूएस क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ गई है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नेगेटिव होएगा रेट बढ़ने से, पर एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इफेक्ट तो सारी दुनिया को होएगा, क्योंकि इट इज अ मेजर इवेंट। बट इज इट समथिंग कि हमको ज्यादा इस पर फिक्र करना चाहिए? मेरे को नहीं लगता। बल्कि अब लेटेस्ट कमेंट्री हम कुछ ये सुन रहे हैं कि इनफैक्ट इंडिया के लिए अच्छा है अगर वो बढ़ा दें तो भी। ये करेक्ट है? ये देखिए, अब ये मार्केट का तो अपना ही मूड होता है पर ये भी हो सकता है कि इन द सेंस मैं बताता हूं वो कमेंट्री क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है
कि भैया ऑपरेशन कराना है, अरे करके परे हो ना। देख ले, उसके बाद आगे चलेंगे। अनसर्टेनिटी वर्स्ट होती है। ठीक है, ये मार्केट के हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया, लेकिन मुझे लगता है रियल इकोनॉमी के लिए भी अगर वो बढ़ा रहे हैं तो कोई हमको दिक्कत, चिंता की बात नहीं। चिंता की बात नहीं है, कुछ इफेक्ट होएगा, वी विल ओवरकम इट, वी आर वेल अमंग द वर्ल्ड, हम सबसे अच्छे पोजीशन में। और ऐसे में राजन साहब को क्या करना चाहिए 29 तारीख को? अब ये तो आप बड़ा कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, तो अब इसमें मैं डिप्लोमेट हो जाता हूं। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो फंक्शन है इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट एंड अदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट। सर वक्त बदल गया, आप इन्फ्लेशन देखते रहे, डिफ्लेशन का खतरा सामने आ गया है। तो वही मैं बता रहा हूं ना, तो वो तो नहीं कह रहे हैं कि अब डिफ्लेशन भी अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ, ना इन्फ्लेशन प्रूव हुआ है। तो अब दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा भारी रिडक्शन की तरफ है, पर आर्ग्यूमेंट दोनों के हैं। कौन सा आरबीआई गवर्नर कौन सा कह रहे हैं कि हम नहीं रिड्यूस करेंगे, वो कह रहे हैं कि भैया देख लूं कि ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है ये सस्टेनेबल है, और ये फेड पॉलिसी में क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसका सवाल मैं फेड पॉलिसी के बाद अगर आप इंटरव्यू करते ना संजय, तो बेटर देता। फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, ये नहीं कि क्या होगा वाला स्पेकुलेशन आपके साथ में करूं, कि फेड रेट में मान लीजिए थ्योरेटिकली जीरो नहीं रहना है, कुछ परिवर्तन होना है, वो हो जाए। ऐसे में लॉजिकली लुकिंग एट इंडियाज कॉन्टेक्स्ट आरबीआई को क्या करना चाहिए, ये बताएं। अगर मेजर डिसरप्शन नहीं होगी तो आरबीआई बता रही है कि भैया देखो इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स तकरीबन ठीक ही निकल रहे हैं। कोई लोग डिफ्लेशन बोल रहे हैं, वो उतना है कि नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, तो इन्फ्लेशन स्टेटिस्टिक्स ठीक ही निकल रहे हैं। अगर ये फेड का जो भी रेट है ये कोई ज्यादा हलचल नहीं करता, तो डायरेक्शन तो आरबीआई गवर्नर भी कह रहे हैं नीचे। अब 29 सितंबर को होगा कि अगली पॉलिसी में होएगा, अब ये तो वही जाने। आपको ये भी लगता है फिर कि दिसंबर तक शायद वो वेट करें? नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो कहता हूं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मेरे को लगता है शायद सितंबर में ही कर दें। ठीक, नहीं ये आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। एक बात बताएं सर, पूरी तरफ से आवाज है, नॉर्थ ब्लॉक भी वही कहता है, बिजनेसमैन भी वही कहता है, बैंकर भी वही कहते हैं, हम लोग भी चैनल पे बैठ के कमेंट्री यही करते हैं कि साहब बस ये एक काम कर दीजिए फिर देश चल पड़ेगा। क्या ब्याज रेट अगर कम हो गया उससे हमारी चीजें सब सॉल्व हो जाएंगी? एक ही चीज पर सब निर्भर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। अब ऐसा है कि जो ब्याज है वो कंपोनेंट है, कॉस्ट ऑफ मनी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ माहौल ऐसा बन गया कि बस ये नहीं होगा, तब तक और भी चीजें होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन कहता है कि बिना डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई कि वो प्रोजेक्ट लगा देगा सिर्फ इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, तो उसको सोचना पड़ेगा वो कैसा बिजनेसमैन है। तो इंटरेस्ट रेट घटाना अच्छी चीज है, शायद वो रिकवरी ज्यादा जल्दी हो जाए। मोर इम्पोर्टेंटली, इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू गेट द इकोनॉमिक अपटिक। मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती। उसके लिए अगर इन्फ्लेशन कम है तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट घटा देना चाहिए। वेदर एक्टिविटी का तो ग्रोथ इज ऑल्सो कंपोनेंट, बट मेन इज प्राइस कंट्रोल। तो मेरे हिसाब से और भी काफी चीजें होने की हैं, उनमें काफी होना शुरू हो गई हैं, जिससे एक्टिविटी वापस। ये जो आपने कहा कि और कई चीजें हैं जिसको होना जरूरी है, उसको आप थोड़ा अगर लिस्ट आउट कर सके हमारे व्यूअर्स के लिए कि अब आगे चलते हुए क्या क्या वो कंपोनेंट है, जब सब एक साथ मिलेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। देखिए, कुछ तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। पहले लोगों को थे, मैंने पीछे भी इंटरव्यू दी कि भाई हमारे ग्राउंड से तो लग रहा है कि अपटिक है 7.3 से 7.4, 7.5, 7.6। तो अगर आप पिछले आंकड़े भी देखें, जीएनपी के मेन प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम थी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये पिछले क्वार्टर में काफी होना शुरू होगी, और वो कह रहे हैं कि आगे भी करेंगे, रेलवेज में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, इरिगेशन में करेंगे, पावर में कुछ और अमाउंट आएगा, ड्राउट रिलीफ में आएगा, तो वो आ जाएंगे और गवर्नमेंट कंपनी भी प्रोजेक्ट लगाएंगी। ये अगर चीजें हो जाती हैं, और नॉर्मली जब टर्न होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट प्रोसीड्स प्राइवेट एक्सपेंडिचर, तो ये हो जाएंगी, तो मेरे हिसाब से 7.5, 7.6 तो इसी में आ जाएगा। जैसे ये बढ़ना शुरू होएगा तो सेंटिमेंट चेंज होगी, सेंटिमेंट चेंज होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। तो जितनी चीजें हो गई हैं इसमें 7.5 और 8 के बीच में वैसे आ जाएगा। 8 के ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आप संजय आज सोचना भी शुरू करें तो आपको 12 महीने लग जाएंगे पैसे खर्चने से पहले। तो तभी हमने फोकस किया है कि इस साल जीडीपी 7.4 और 7.6 के आसपास रहेगी।
अगले साल 8% का अंदाजा है, और अगर इन्वेस्टमेंट जोड़ के आ गई तो उससे भी ऊपर हो सकता है। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका मूड एक जो एवरेज कॉर्पोरेट इंडिया का मूड होता है उससे थोड़ा फर्क होता है। आपका मूड तो हम समझते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया का मूड इस वक्त क्या है, क्योंकि वहां पर हम दो तरह की आवाजें सुनते हैं। एक तो ये कि काम शुरू हुआ है, वक्त लगेगा। दूसरा ये कि कुछ नहीं हो रहा। तीसरा ये कि हम वेट करेंगे। यानी होता है ड्राइंग बोर्ड पे प्लान भी दिख रहा हो, इतनी कैपेसिटी की कमी है इस देश में, इतने सारे प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे वैसी तैयारी के संकेत मिलते नहीं है कॉर्पोरेट इंडिया से। अब दो चार चीजें हैं। अभी देखो, कई कंपनीज तो अभी खूब मजे से प्रॉफिट बना रही है। कमोडिटी के भाव गिर गए, स्टील के भाव गिर गए। आप देखो, ऑटोमोबाइल कंपनी के अच्छे भले प्रॉफिट बन रहे हैं, एफएमसीजी के अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, तो उनका मार्जिन तो काफी बढ़ गया। तो ज्यादातर जो हम मिले वो क्या कह रहे हैं कि भैया अभी जो है हम देख लें कि क्या क्या हो रहा है आगे इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियरर हो रही है, जिससे अपटिक आएगी तो हम पैसे लगा देंगे। पर सोचना तो काफी लोगों ने शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने शुरू कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में बड़ा सुनते हैं कि बड़ी दिलचस्पी है इंडिया में, बड़ा ब्राइट स्पॉट दिखता है सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में। लेकिन अब नई बात वो ये कहने लग गए हैं शायद कि आप रेडीमेड डेवलप्ड प्रोजेक्ट हमारे हाथ में दो तो हम पैसा लगा के चलाने को तैयार हैं, उसके पहले की जो मशक्कत है उसको लेकर भरोसा थोड़ा कम है आप पर। पहले तो आप देखिए, अगर आप माहौल देखें पूरी दुनिया का, तो 7% ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। और द फैक्ट कि हमको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पॉलिसी की प्रॉब्लम है, ना करंट अकाउंट प्रॉब्लम है, ना फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ी बहुत जो वो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं कि जीएसटी का क्या हुआ या लैंड का क्या हुआ, या जो थोड़ी बहुत अड़चने आई हुई हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का क्या हुआ, वो वैलिड कंसर्न है। पर वो कंसर्न लेके भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया के। जितना तक मेरे को अंदाजा है कि वर्क हो रहा है, डिस्कॉम पर वर्क हो रहा है, स्टेट्स को वैसे ही एलोकेशन ज्यादा हो गई है, वहां एक्सपेंडिचर हो रहा है। लैंड कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो वो स्टेट, अगर आज आप देखिए तमिलनाडु ने ऑलरेडी अपना ही लैंड एक्ट निकाल दिया, बाकी भी निकालेंगे, क्योंकि नहीं तो उनको प्रोजेक्ट नहीं आएगा। जीएसटी तो विदाउट मतलब पॉलिटिक्स में ना पड़े, पर बाकी आप करते रहो जो करना है, पर जो देश के फायदे में है वो बिल तो पास करो। अच्छा, हम ये अगर मान लें कि जीएसटी किसी वजह से गलत होगा ये, लेकिन ना हो, और बाकी उसके बगैर बाकी चीजें वो काफी हैं कि हमारे ग्रोथ को जो आप कह रहे हैं 8 से 10% के रेंज में लाना, वो काम फिर भी हो पाए माइनस जीएसटी? 8 तक तो काफी है, उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए। जरूरी है ना। सरकार में हम भी ये मानते हैं, अपनी राय है साफ की अच्छा काम हो रहा है, वक्त लगता है। दो बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर क्लैरिटी नहीं है, हमको नहीं है। एक कि आपका ये कह देना, एनालिसिस तो बहुत अच्छा है कि राज्य सरकारों के लेवल पर दिक्कत है और हम फिक्स करने में लगे हुए हैं, लेकिन पावर वाला पूरा काम एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड ना हो जाए। दूसरा, सरकारी बैंकों का जो एनपीए का हाल है उसको सीधे सीधे ये कन्फ्रंट कर नहीं रहे हैं, बड़ा दाएं बाएं कर रहे हैं सर। दो चीजें हैं कि भैया अभी तो इश्यू ऐसा है कि पावर कंपनीज को रेट बढ़ाना पड़ेगा। जिन्होंने बढ़ा दिया है स्टेट्स ने, और लोग देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है, वो जो डीजल जनरेटेड पावर है, वो अगर ये महंगा भी है तो 4.5-5 रुपए यूनिट का है ना जी। डीजल पावर 8, 10, 12 रुपए यूनिट का है, बिल्कुल। तो डिमांड भी है, तो मे भी उनको स्प्लिट करना पड़ेगा कि भाई फार्मर का एक चार्ज करो, दूसरे का चार्ज करो। और फार्मर का भी हम ये बताएं, फार्मर कहता है कि भैया हमको सस्ता पावर मत दो जी, हमको 24 आवर पावर दो। बिल्कुल। क्योंकि जो लोग आप और मेरे जैसे फार्मर रह चुके हैं, हमको मालूम है उधर कि अगर आप जब आपको बिजाई करनी है तो उस टाइम आपको 24 घंटा पावर मोर इम्पोर्टेंट है कि 2 घंटे 2 रुपए में पावर आए। तो ये तो मेरे को लगता है अगले सब अपनी जरूरत के लिए अगले 6 महीने में सॉल्व हो जाएगा। अब आइए बैंकिंग का एनपीए के लिए। पहले तो ये समझ लें, क्योंकि ये कि बैंकिंग सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सिस्टम ये है कि कुछ बैंक्स में एनपीए हैं और कुछ बैंक्स में ये रीस्ट्रक्चर्ड लोन है जिनको प्रोजेक्ट को आगे चलाना है। अब इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें सर। मेरा ये कहना है कि ज्ञान संगम हो गया, इंद्रधनुष आ गया, पैसे और दे दिए, लेकिन जो हालत कंपनियों की है, जितना स्ट्रेस्ड एसेट है, उसको बेचे बगैर और एक बैड बैंक बनाए बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। ये सरकार सीधे सीधे कहना नहीं चाहती है, इसलिए मेरा कंक्लूजन ये है कि बैंडेड अप्रोच है जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है।
नहीं, बैड बैंक जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि एक बारी वो प्रॉब्लम अपनी समझ लें और देख लें उसका हल क्या है। तो प्रोग्रेस हो रही है मेरे हिसाब से। रिजर्व बैंक को भी पता है, बैंकों को भी पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है। और जैसे जैसे ये कंट्री में एकदम से कुछ नहीं होता, पर ये काफी देर प्रॉब्लम चल चुकी है। मैं सर जब तो मेरे को लगता है मसला आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और प्रेस करूंगा। एक सवाल और। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि आप जैसे प्राइवेटाइजेशन समझते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जैसे प्राइवेटाइजेशन समझती है, आप मत करो। आपने प्रोफेशनल मैनेजर्स ले आए हैं, पता नहीं अब वो किस तरीके से सिस्टम चलेगा, अगर आप उस पर रिएक्ट करना चाहें तो। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बगैर भी, जो आपने भी शुरू में एक जगह कहा था कि एक सर्जरी की जरूरत है, करके खत्म करो, उसमें स्पीड का कंप्रिहेंशन पूरा है। इनको स्पीड को लेकर के डर है। देखो संजय, जब बाहर बैठे होते हैं तो स्पीड का डर होता है। बस देखो, यूनियन की इश्यूज है, लीगल इश्यूज हैं, कितना कौन राइट ऑफ लेगा, वो इश्यूज हैं। तो ये मसला ऐसा है कि काफी देर से इस पर फोकस तो हो रहा है, ट्राई भी हो रहा है, पर ये आसान मसला नहीं है। पर यह भी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये मसला सॉल्व करना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा या 18 महीने में, क्योंकि जब इकोनॉमी पिकअप होगी पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेडी होना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा। तो कंपनियों को जो बेचने वाला आइडिया है, इस पर भी संकोच सरकार छोड़ेगी क्या? नहीं, तो हो रहा है। देखिए, अब कुछ तो बिकनी शुरू हुई है, इक्का दुक्का। हाँ, पर अब वो और होंगी जैसे जैसे प्रेशर लगेगा, और जिसको जितना प्रेशर लगेगा। तो आप होपफुल हैं कि एक दिन आएगा कि इस दबाव में आकर के बैंकों को साफ कॉल लेना होगा कि प्रोमोटर को निकालो, खरीदो कंपनी और रिसरेट करो? हम होपफुल हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। गुड, इससे बड़ी क्लैरिटी है। ये मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर सुने इस बात को। नहीं, उनको भी इस इशू को अंडर द कारपेट नहीं करना। नहीं, वो करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल वर्क हो रहा है जो। सर, एक चीज और दुनिया में बहुत बदल गई है, उसमें भी इत्तेफाक है कि आप पहले से काम कर रहे थे। वो है कि ये जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी का खेल आया है, इसमें एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी काफी कुछ काम कर लिया है। तो पहले आपके बैंक की बात करूं, उसके पहले एक सवाल है मेरा सेक्टर के तौर पर, कि जितनी पुरानी कंपनियां हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये पता नहीं है शायद कि डिजिटल डिसरप्शन कितना बड़ा आ रहा है, और उन्होंने अपने को नहीं बदला तो उनको कितनी दिक्कत आने वाली है। मेरा स्टेटमेंट सही है क्या? इसको सीधा सीधा जवाब देने में मुश्किल पड़ेगा और शायद ठीक भी ना लगे। तो मैं पहले बताता हूं कि हमने क्या किया और क्यों किया, उसके बाद आपका दूसरा जवाब दे। तो क्या हुआ कि हमारे पास पिछले साल भर से लोग कह रहे थे कि डिसरप्शन होने वाली है फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो हमने कहा भाई 20 साल तो हमने भी मेहनत की है, थोड़ा बहुत दिमाग तो हम भी उस पर थोड़ा बहुत राइट तो हम रखते हैं, तो पता तो करें ये क्या है। ये बहुत लोग आ रहे हैं और वी कैन नॉट पुट आवर हेड इन द सैंड। तो हम हफ्ते के लिए सिलिकॉन वैली गए, वहां एप्पल पे को मिले, वो बाकी छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मिले कि भाई आप कर क्या रहे हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल है, ये क्या है, ये नेटवर्क है, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीबॉडी विच चेंजेस द वे यू डू योर बिजनेस। तो जब उनको मिले तो 4 तरीके की कंपनी थी वहां। एक बोल रही थी हम बैंकों से लोन फास्टर देंगे और ये ज्यादा सहूलियत से देंगे। एक कह रहे थे हम पेमेंट इजियर कर देंगे 1 क्लिक में। एक कह रहे थे कि भाई ई कॉमर्स में जो परचेज करना है वॉलेट वगैरह वो हम बना देंगे, वो भी बैंकर से इजी हो जाएगा। एक कह रहा था कि भाई हम रिमोट एडवाइस देंगे ताकि हाई नेटवर्थ की एडवाइस हम ऑनलाइन ही कर सकें। और एक कह रहे थे कि हम कॉर्पोरेट का भी ट्रेड और कैश मैनेजमेंट ऑनलाइन कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, पर हम भी 20 साल से तो यही कर रहे थे, तो ये तो हमारा धंधा है, ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहले कर सकते। तो हम लोग जब वापस बैठ के आए, एक एक चीज हमने देखी और पूरा सिस्टम रिवैम्प कर दिया। हम भी समझ गए गेम मुश्किल नहीं थी, दिमाग बदलना था कि भैया ये कैसे करें कि कस्टमर को सुविधा हो जाए और हमारी भी कॉस्ट घटती है इसमें। तो हमने पहले तो लोन में देखा, लोन का हमने सिस्टम बदला और हमने बोला कि कस्टमर को अगर हमसे कुछ प्रोडक्ट लेना है तो उसको टोटल कन्वीनियंस होनी चाहिए, भले वो मोबाइल पर करे, भले अपने कंप्यूटर पर करे, भले लैपटॉप में करे, भले ब्रांच में आए। तो हमने पूरे सिस्टम किए। अब पर्सनल लोन अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, हम 10 सेकंड में क्रेडिट करते हैं फ्रॉम द टाइम यू लॉग ऑन टू आवर डिस्ट्रिक्ट पर्सनल लोन। वी गिव, इवन इफ यू आर आवर एग्जिस्टिंग कार लोन कस्टमर, वी गिव अ कार लोन ऑल्सो इन 10 seconds. We give a instant credit card. We give a loan against securities also in 10 seconds. 10 seconds? 10 seconds, which is one of the fastest in the world. Now, if you are not our customer, it can go up to 30 minutes.
बट हमने भी नेटवर्क यूज किया है और अपनी प्रोसेसेस चेंज की। फिर दूसरी थी, उन्होंने कहा कि हम पेमेंट जरा जल्दी कर देंगे, जैसे पेटीएम हुआ, पेपैल हुआ। तो ये तो सब प्रीपेड वॉलेट है। प्रीपेड वॉलेट की फंडिंग कहां से होती है? मेरे अकाउंट से उधर जाता है, मतलब 2 क्लिक में होती है। हमने अपना वॉलेट लॉन्च कर दिया पेज ऐप करके। फिर अगर आप देखें, अगर आपको कोई चीज नेट पर खरीदनी है तो काफी दिक्कत होती है कि भाई एरे गहरे को मैं अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स काय को दूं, फिर ये सिक्योर है कि नहीं, फिर हर बारी जिस साइट में जाते हैं बार बार वही इंफॉर्मेशन फिर देनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, हमने एक शॉपिंग पोर्टल अपनी साइट पर ही क्रिएट कर दिया, जिसमें हम जो हमारी साइट पर आता है उसको हम चार्ज नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। तो हम बोलते हैं उसके बजाय आप हमारे कस्टमर को ही वो 5% दे दो। तो अगर आप हमारा वॉलेट यूज करके स्मार्ट बाय में जो हमारा पोर्टल है उसमें जाएंगे तो आपको लैपटॉप अगर बाजार में 44,000 का मिल रहा है, आपको हमारे सिस्टम में 28,000 का मिलेगा जी। तो मैं तो आपको भी रेकमेंड कर रहा हूं दिवाली से पहले हमारा पेज ऐप कर लें। फिर हमने टेलीफोन टू टेलीफोन लॉन्च किया, जैसे अलीबाबा ने चाइना में लॉन्च किया। आपके पास टेलीफोन है, दूसरे के पास टेलीफोन है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं 24 आवर्स a day। तो अब ये क्या हुआ, दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय व्हाट दे कॉल द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बाय एवरीथिंग बीइंग कनेक्टेड टू एवरीथिंग। और आपकी ये सारी सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में मिल रही है। और सबसे ज्यादा पिकअप हमारा सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में। ये इंटरेस्टिंग है। हम कश्मीर से आए तो वहां तो जो फंसे हुए हैं ऊपर, वो हमारा पेज ऐप में जूते ऑर्डर करके फिर उनको समझ नहीं आता उनका बंगला क्या है, तो हमारा ब्रांच का एड्रेस दे देते हैं तो वहां लोग जूते ट्राई कर रहे हैं। तो आपके यहाँ डिलीवरी सेंटर भी लोगों ने हमने बोला तो नहीं है, पर अगर वो करके कर लेते तो ठीक है, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही ऊपर लटके हुए हैं। इस वक्त आप एक प्रकार से डिजिटल एक नया विषय जिसमें आपने बहुत गहराई से अध्ययन कर लिया है। तो मेरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट इंडिया बड़ा वाला इन जनरल और खास करके बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की जो बड़ी स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस देश में, क्या वो इस टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन का सामना करने को तैयार हैं? एक टाइम था लोग एटीएम में नहीं जाते थे। जब टेक्नोलॉजी आ जाए जो कस्टमर को ज्यादा सुविधा देती है, उसका आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी चीज क्या हुई है कि अब लोग क्या कहते हैं कि मेरे को ऊट पर तंग मेल मत भेजो। अब विद द एबिलिटी टू कंप्यूटिंग पावर इज बिकम सो चीप, क्लाउड में ले लो, वो हुडुप में ले लो, तो कंप्यूटिंग पावर इज बिकम सो चीप, वो बोलते हैं आपको जानना चाहिए कि मैं क्या खरीदता हूं, मेरे को उसी चीज का ऑफर भेजो। तो अगर जिसने डेटा वेयर हाउस नहीं बनाया, जिसने एनालिटिक्स नहीं की, जिसने क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम नहीं बनाया, जिसने मिडलवेयर टू मेक इट कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनाया, जिसने आउटवर्ड कॉल सेंटर नहीं बनाया, जिसमें पूरा साइको एनालिसिस नहीं लगाया, जिसने ये पूरा नहीं किया, तो आगे ये पूरी चेकलिस्ट है कि अगर ये नहीं किया तो खतरे में हो। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।